नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। एनडीटीवी इंडिया की हम बात कर रहे थे, लेकिन इंडिया नाम का एक दलों का जो गठबंधन है, समूह है विपक्षी दलों का, अब वो तैयार हो गया है। इंडिया जाने की जिस तरीके से कल बेंगलुरु में सारे विपक्षी दल 26 विपक्षी दल इकट्ठे हुए और उन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की घोषणा की, जिसका एक्रोनिम यानी कि जिसके पहले शब्दों को अगर आप साथ में रखें तो इंडिया दिखाई पड़ता है। इंडिया बनाम एनडीए की इस लड़ाई में 2024 का जो पूरी रूपरेखा है वो अब तैयार हो रही है। लेकिन ये शब्द इंडिया तक विपक्ष पहुंचा कैसे, उसको लेकर हमारे पास जो जानकारी आई है, सबसे पहले उसी पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इंडिया जो शब्द आया है निकल के, यानी कि भारत का जो अंग्रेजी शब्द है, इंडिया जो है वो किस तरीके से निकल कर आया, उसमें कहां कहां क्या किन किन की सहमति थी, कैसे सहमति बनाकर इंडिया को एनडीए के सामने खड़ा किया गया, इसकी जरा कहानी आपको सुनाते हैं। बैठक के एक दिन पहले राहुल गांधी जो विपक्ष के कुछ नेता हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने नेताओं को इंडिया का जो नाम है, जो शब्द जो है INDIA, वो नाम सुझाया। ममता बनर्जी ने इंडिया नाम का प्रस्ताव बैठक वाले दिन, यानी कि कल, जब सब लोग औपचारिक बैठक के लिए मिले तो वहां पर रखा। उसके बाद नीतीश कुमार ने इंडिया जो है उसको अलायंस, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इसको IMA या इंडिया मेन फ्रंट के तौर पर, मेन अलायंस के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ नेताओं का कहना था कि इंडिया जो नाम है वो एनडीए की तरह है, तो ऐसा ना हो कि लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एनडीए जो है उसके भी 3 शब्द, इंडिया आई अगर दोनों जगह से हटा दे तो एनडीए ही रह जाता है। उसके साथ साथ वीसीकी के नेताओं ने कहा कि जो नाम होना चाहिए वो सेव इंडिया अलायंस होना चाहिए। लेफ्ट ने भी वी फॉर इंडिया की सलाह दी। चर्चा के बाद इंडिया नाम पर सबकी सहमति बनी और उसके बाद इसे औपचारिक तौर पर घोषित किया गया। पहले इंडिया का जो डी था वो डेमोक्रेटिक उसको रखा गया था, लेकिन जो उसका मतलब था वो समावेशी भी हो सकता है। इसी वजह से और कहीं ना कहीं जो एनडीए का डी है उसमें भी डेमोक्रेटिक उसे वो कह रहे हैं, तो उससे थोड़ा अलग करने के लिए डेवलपमेंटल शब्द को सुझाया गया। तो डेमोक्रेटिक को डेवलपमेंटल में बदल दिया गया, जिसमें एनडीए का जो है उससे थोड़ा सा अलग दिखाई पड़े। डेमोक्रेटिक दोनों तरफ है तो लोग इससे कंफ्यूज ना हो जाएं, कोई संशय ना हो जाए, इस वजह से इसका डेवलपमेंटल कर दिया गया डेमोक्रेटिक से हटाकर। तो किस तरीके से चर्चा, कल एक विपक्ष की जो बैठक थी उसमें समन्वय पटना से तो बेहतर दिखाई पड़ा, लेकिन अभी भी जो राह है आगे की, जो डगर है आगे की 2024 की, उसमें कई सारी अड़चने हैं, कई सारे अंतर विरोध भी हैं। लेकिन इस नाम पे कम से कम विपक्ष ने जो एक साथ इस नाम को उसके बाद सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और अब ये अलायंस इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। टीएम वीरा राघव हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरा, ये जानकारी जो आपने निकाली थी कि किस तरीके से इंडिया नाम तक पहुंचा पूरा विपक्ष, इसको शायद ये मान लिया जाए कि पहला जो हर्डल था सहमति बनाने का, वो कम से कम इंडिया नाम पर सहमति बना के विपक्ष ने पार कर लिया है, लेकिन अभी राह बड़ी लंबी है। करेक्ट अंकित, आप जो कह रहे हैं सच है। और इसमें एक और बात सामने आती है अंकित की, इसमें काफी चर्चा और होमवर्क हुई है। बिफोर द मीटिंग बिगैन काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ है, उसके बाद ये नाम निकाला गया, विच वाज शेयर्ड विद द एलाइज इवन बिफोर द मीटिंग। थोड़ा सा टेस्टिंग वाटर्स हुआ और फिर मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई है। एंड आई वाज लिसनिंग टू व्हाट यू वर सेइंग केयरफुली, प्लीज हेल्प मी ट्रांसलेट द वर्ड्स इन हिंदी। But what you were saying, apart from the reason that you gave for NDA being ringing similar to the use of the word democratic in the alliance, INDIA, it was also argued by some people, Ankit, that कुछ लोगों को कहना था कि democratic का मतलब ही है inclusive, तो ये दोनों को अलग अलग से रखने का जरूरत नहीं है। मतलब इफ इट्स इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसका मतलब है कि वो इंक्लूसिव अलायंस है, उसमें इंक्लूसिव भी है, इसीलिए डेमोक्रेटिक को आप डेवलपमेंटल में चेंज कीजिए। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन एज वेल
when it came to coming around with the name. But जैसे आपने कहा है कि नाम तो मिल गया, अभी आगे जाते हुए कौन कन्वीनर होंगे, कौन प्राइम मिनिस्टर का फेस होंगे, किस किस क्षेत्र में किस तरह की समझौता होगी, बिकॉज ट्रबल स्टेट्स जो हो गए, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जहां पे अलायंस के अंदर जो पार्टनर्स है compete कर रहे हैं. केरला में भी देखिए, जैसा साउथ इंडिया में लेफ्ट और कांग्रेस का बैटल चलेगा वहां केरला लोकल लेवल में, बट काफी हद तक साउथ इंडिया में बात स्ट्रेट फॉरवर्ड है. काफी नॉर्दर्न स्टेट्स में ट्रिकी अलायंसेस है, वो सॉर्ट आउट करने के लिए शायद मुंबई में दे विल वर्क द डिटेल्स आउट. ज्यादा परेशानी नॉर्थ इंडिया में होगी, साउथ में काफी सीधी सीधी लड़ाई है, या तो कांग्रेस बीजेपी की, या जो रीजनल पार्टीज हैं वो जहां ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे डीएमके है वो सीधे सीधे बीजेपी से टक्कर लेगी वहां पर एआईडीएमके के साथ मिलकर. लेकिन वीरा, मैं जाने से पहले आपसे एक और चीज समझना चाहता हूं, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स. इट्स ऑल्सो वेरी clever acronym, right? I mean, for the opposition, for the prime minister or for the BJP to come onto the stage और बार बार ये बात कहना कि इंडिया के नेता करप्ट हैं would be a very difficult task. That's right, Ankit, and thank you for that English question. But I'll try and answer as much as possible for the sake of our viewers in Hindi. It is, और इसमें most important बात ये है अंकित कि काफी होमवर्क हुई है. मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक spur of the moment spontaneously एक मीटिंग आया. जैसे आपने कहा, काफी लोग ने काफी डिफरेंट नाम रखे थे. काफी लोगों को पहले शुरू में लगा था कि ये इंडिया नाम कैसे होगा, बट आई थिंक काफी चर्चा के बाद हमें हमारी सूत्रों ने ये कहा कि केसी वेणुगोपाल even had a conversation with Derek O'Brien to suggest the name India, and that's how it went to Mamata Banerjee. So even before she came for the meeting, she was aware of this name India and how it came through. So yes, a lot of work, and yes, it's considered a big step for the Congress, but not everything is in a name, right? There will have to be tangible results as they go from Bengaluru to Mumbai, and I think they're aware of that as well. The fact that the message was loud and clear that look, we are. It's not our prerogative. It's not the Congress's prerogative to have the Prime Minister's post or have the face of the alliance. The fact that they've not had a convener decided is yet. I think they want to take everything from a consensus point of view as it goes on. Remember, Ankit, very quickly, there is a huge difference between UPA and India in terms of the dynamics, and I think that's what they want to send across. तो जरा मैं फटाफट बता देता हूं वीरा ने क्या हमारे दर्शकों को बता रहे थे. वो एक तो यही बात कि वो बहुत ज्यादा समन्वय सोच विचार के किया गया है ये इंडिया शब्द का चयन. ऐसा नहीं है कि किसी ने बस नाम सामने रख दिया. पहले जो कुछ नेता थे उनको पहले से ही ये नाम के बारे में चर्चा करके साथ में लाने की कोशिश की गई थी. और एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात वीरा कह रहे थे कि यूपीए और इंडिया में एक जबरदस्त फर्क है, और उस फर्क को सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि पुराने वाले गठबंधन की, कम से कम जिसको बार बार करप्ट लोगों का गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उसकी छाप इसमें कम से कम नाम में ना दिखाई पड़े. वीरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. लेकिन इसके साथ साथ जैसे ये नाम आया, जो नीतीश कुमार को लेकर एक चर्चा, बड़ी हवा लगने लगी, और ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही शुरू कर दी. ये कहा जा रहा है कि जब बैठक में जो बात हुई थी इंडिया शब्द को लेकर, शायद नीतीश कुमार थोड़े नाराज चल रहे हैं. इसकी क्या सच्चाई है, जरा इसको समझते हैं. पर उससे पहले इस पर सफाई क्या आई है, जरा ये देख लेते हैं. 1999 में अटल जी की सरकार में हम लोग उसी समय थे, तो उस समय तो होता था. अब बाद में कभी हुआ है एनडीए का बैठक? कभी नहीं होता है. अभी तो चूंकि हम लोग बैठक करवा दिए तो वो बैठक शुरू की, और कई लोगों को बुला बुला करके संख्या दे रहे हैं. कोई मतलब है? हम लोग का जो भी मीटिंग में आया है तो जो पार्टी नोन है उसी का, बाकी अभी कोई पार्टी बना है. सर 2024 का रिजल्ट क्या होगा? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा. एक बात खूब बढ़िया से जानी, और देख रहे हैं ना हालत उन लोगों की कितनी खराब है. इसीलिए ना जो कर रहे हैं सब काम, तो जो हम लोग जितना काम कर रहे हैं उसी से परेशान है लोग. तो नीतीश कुमार बाहर आके बताते हुए कि कैसे जो विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं उससे डर के एनडीए भी लोगों को पकड़ पकड़ के अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. 38 लोगों की कल मीटिंग भी हुई थी. मनीष कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से. मनीष जी, ये क्या नीतीश बाबू को लेकर चर्चा सुशील मोदी ने शुरू कर दी है कि खुद ही नाराज हैं, जिनको सूत्रधार देखा जा रहा है इस पूरे विपक्षी दलों का, इंडिया का, वो क्या नाराज चल रहे हैं इंडिया से? देखिए, आज नीतीश कुमार ने राजगीर में मलमास मेला का उद्घाटन के समय अपने भाषण में
और उसके बाद मीडिया वालों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात पर सफाई दी है कि कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, लेकिन ये सब जानते हैं कि कल जब बैठक हो रही थी तो उन्होंने इस नाम पर आपत्ति जाहिर की थी। असल में उनकी दिली इच्छा थी कि इसका नाम नेशनल फ्रंट रखा जाए, जो 1989 में बीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय जो फ्रंट बना था उसका नाम नेशनल फ्रंट रखा गया था। लेकिन इसमें ममता बनर्जी जैसे नेताओं को थोड़ी सी आपत्ति थी, क्योंकि उनकी हमेशा लड़ाई लेफ्ट फ्रंट के साथ रही है। लेकिन उसके अलावा नीतीश कुमार को एक दूसरी उनको लग रहा था कि ये जो इंडिया है इसमें एनडीए है, लेकिन लोगों ने उनको समझाया कि एनडीए के बीच में आई भी आता है, और बाद में इस पर करीब आधे घंटे तक चर्चा चली और उसके बाद नीतीश कुमार एक तरह से कन्विंस हुए, जिसके बारे में आज उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक तरह से सफाई भी दी। और उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम था कि गोदी मीडिया जो है, मीडिया का एक बड़ा तबका जो है, और खासकर सुशील मोदी इसे मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि ये एक तरह से सुशील मोदी को मीडिया में बने रहने का, या जो वो कहते हैं जो नीतीश कुमार या उनके पार्टी के नेता की छपास का रोग है, वैसे में ये जानबूझकर ये कहा जाएगा। मनीष जी, माफी चाहूंगा, मैं आपको एक सेकंड रोक रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़ रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने का। सर, सबसे पहले मैं आपसे इसी सवाल पे पूछना चाहता हूं कि जो घटक दल जो कल इकट्ठे हुए 26 विपक्षी दल, उन्होंने नाम जो सोचा है इंडिया, उसको लेकर आपके सहयोगी सुशील मोदी जी ने कहा कि इनमें तो नाम को लेकर ही फूट पड़ी हुई है। तो नाम को लेकर इतनी तवज्जो, सर, नाम को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो गई है? असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये लोग तो अभी कॉलोनियल हैंगओवर से उतरे नहीं है। मेरे इसके दो उत्तर है। पहला उत्तर तो ये है कि उन्होंने नाम कुछ भी रखे, होना है वही होगा। 24 में नरेंद्र मोदी 300 से ज्यादा सीटें लेकर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जीतेगा, ये नया अलायंस हारेगा। और इसका इंडिया का एक बहुत अच्छे लेखक है, उन्होंने मुझे भेजा अभी, आई increasingly nervous dynasties in alliance. INDIA, increasingly nervous dynasty in alliance. तो ये लोग तो अभी से मजाक बना रहे, तो इसलिए ये इकट्ठा आने का लोकतंत्र में तो हर एक को अधिकार है, लेकिन जब इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे तब देखेंगे क्या है। एक के बाद एक शब्दों के जो एक्रोनिम्स हैं वो बदल के एक दूसरे पे वार करने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन जावड़ेकर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जैसे अभी नीतीश कुमार को सुन रहे थे, नीतीश बाबू सीधे सीधे कह रहे हैं कि सालों तक एनडीए की बैठक नहीं होती थी, हम 5 साल तक रहे, उसमें एक बार भी एनडीए की बैठक नहीं बुलाई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई हो। अब क्योंकि हम इकट्ठे हो गए हैं तो बीजेपी खुद नर्वस है, इस वजह से पकड़ पकड़ कर लोगों को लेकर आके 38 नंबर अपने इकट्ठे कर रही है एनडीए के लिए। गलत, ये भी गलत। ऐसा है, हर सेशन के पहले एनडीए के सभी घटक दलों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हर सेशन में होती है, साल में 4 बार। लेकिन उससे भी ज्यादा एनडीए की बैठकें हर चुनाव के पहले होती है, चुनाव के बाद भी होती है। तो ये सब नीतीश जी उनको अटेंड भी करते थे, लेकिन कभी वो इधर कभी उधर होते हैं तो उनको याद नहीं आता। जावड़ेकर जी, लेकिन जिस तरीके से बात हो रही है कि जो ये विपक्षी दल मिल रहे हैं, इनमें अंतर विरोध काफी है, बड़ी मुश्किलें होंगी जब चुनाव लड़ेंगे। राह एनडीए की भी सर इतनी आसान होने वाली नहीं है। जो बड़े घटक दल आपके साथ पहले हुआ करते थे, जैसे अकाली दल है, वो अभी तक एनडीए के बाहर हैं, और अभी जो लोग अंदर भी आए हैं उसमें भी जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इतना आसान नहीं होगा। कल चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस दोनों ही हाजीपुर सीट पर अपना दम भरते नजर आए। वहीं अब अजीत पवार का जो फैक्शन आया है वो भी महाराष्ट्र में एक बड़ी संख्या में सीटें मांग रहा है, शिंदे साहब भी सीटें मांग रहे हैं। तो राह एनडीए के लिए भी सीट जो सिलेक्शन है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी आसान नहीं होगी। नहीं, पहले तो ये समझ लो, आज कोई हम टीवी के द्वारा तो सीट एडजस्टमेंट नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, मुख्य मुद्दा क्या है? हमारे पास लीडर है, हमारे पास नीति है, हमारे पास काम का रिकॉर्ड है, देश को आगे बढ़ाने का नक्शा है, और 2047 में विकसित भारत करने का पूरा प्लान तैयार है, उस पर अमल चल रहा है।
और इसलिए हमने करके दिखाया है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए कार्यक्रम, नीति, नियत, नेता, कर्तृत्व और काम, ये सभी हमारे साथ है। उनके पास कुछ नहीं है, उनके साथ भ्रष्टाचार है और परिवारवाद है। सर, अब वो आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि जिन लोगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचार का नाम लेके चोट करते थे, अजीत पवार के ऊपर उससे 2 दिन पहले उन्होंने भोपाल में मीटिंग में जो थी रैली, उसके अंदर कहा कि 70,000 करोड़ का उनके ऊपर आरोप है और वो अब आपकी पार्टी में, वो आपके एनडीए में शामिल है। देखो, अभी तो पहले नीतीश को जवाब देना पड़ेगा ना। ये आपने चर्चा शुरू की नीतीश जी से, तो नीतीश जी लालू जी को और तेजस्वी को क्या कहते थे? तो ये देखो, राजनीति एक पार्टी के लिए एक मानक और दूसरी पार्टी के लिए दूसरा मानक, ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन सर, ये दोनों तरफ ही दिखाई पड़ रहा है, इस वजह से ये सवाल पूछा। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं जावड़ेकर साहब, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये विपक्ष बड़े चटकारे लेके कटाक्ष कर रहा है बीजेपी पे। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ही कहा था कि मैं एक अकेला और ये सब, मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्यों, क्या बीजेपी को अब लग रहा है कि बिना घटक दलों के 2024 की नैया पार नहीं होगी, इसलिए छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके ले आया जा रहा है साथ में? नहीं, पहले एक समझ लो, हमने 14 का चुनाव एनडीए की तरह से लड़ा, 19 का चुनाव भी हमारा पूर्ण बहुमत होकर भी एनडीए की तरह से लड़ा और एनडीए की सरकार बनी 14 में भी और 19 में भी। तो वो जब कहते हैं कि मैं अकेला, क्योंकि वो नेता है पूरे एनडीए के और एनडीए ने उनको चुना है, और इसलिए वो जब बात करते हैं कि मैं अकेला काफी हूं, तो मैं अकेला माने ओनली बीजेपी, ये उनकी कभी धारणा नहीं है। ये तो सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही देश को आगे बढ़ाने की नीति है। सर, मैं आपसे अंत में यह भी पूछना चाहूंगा, जो एक पूरा नैरेटिव है और जो हमेशा बीजेपी, बड़ा जाहिर सा सवाल है, जेन्युइन सवाल है जो बीजेपी पूछती है कि ये बारात तो तैयार हो गई, इसका दूल्हा कौन है? प्रधानमंत्री का उनका चेहरा कौन होगा? कांग्रेस भी कह रही है हमारी जो लड़ाई है वो प्रधानमंत्री पद की नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री बने। और अभी विपक्ष कह रहा है कि जनता तय करेगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो उसको आप बीजेपी के लिए एडवांटेज मानते हैं या डिसएडवांटेज मानते हैं? प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन अगर नहीं हुआ तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल होगी? वो जिस तरह से भी चुनाव लड़ना चाहते, हर महीने में आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिलने वाली हैं, तो देखते रहिए और फिर आप समझ जाएंगे कि ऐसा कुनबा जिसका न नीति है, न नियत है, न नेता है, ऐसा नहीं चलता। देश में जिन्होंने केवल देश को 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालों से डुबाया, जिनका प्रधानमंत्री पहले कहता था कि मैं 100 रुपए भेजता हूं और 15 रुपए गरीब को पहुंचते हैं, आज मोदी जी 100 रुपए भेजते तो 100 के 100 रुपये गरीब के खाते में जाते हैं। तो ये फर्क तो हमने लाया है और लोगों को पसंद है। गरीब समझते हैं कि सही कौन है, कौन अच्छा काम कर रहा है, इसलिए एक अद्भुत विश्वास। मोदी, हमारा सबसे बड़ी ताकत यही है ना कि सर्वसामान्य जो आम जनता है उसका विश्वास मोदी जी पर है, उनके नेतृत्व में है, वो देश को आगे बढ़ाएंगे, ये उनका विश्वास है। और इसीलिए लोग बार बार एनडीए को दे रहे और 2024 में भी एनडीए तीसरी दफा फिर से वापस आएगी। जावड़ेकर साहब, लेकिन इतना जो आप राजनीति के इतने पुराने माहिर खिलाड़ी हैं, राजनीति में कुछ ना कुछ चुनौतियां भी होती हैं, तो आपको लगता है कोई ऐसी चुनौती जो आप आइडेंटिफाई करते हैं सबके साथ आने से इलेक्टोरल, या आपको लगता है कि कोई चुनौती नहीं है, मैदान बिल्कुल खाली है आपके लिए? नहीं, मैं यही बता रहा हूं, बीजेपी या मोदी जी या अमित शाह या नड्डा जी, सबकी बीजेपी की विशेषता क्या है? हम हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं और पूरी तैयारी करते हैं जी। हम कभी किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रखते और हम पूरा प्रयास करते हैं हर वोटर तक पहुंचे, उसका दिल जीते जी, और उसका विश्वास जीतकर उसका वोट बूथ तक लाकर उसका वोट हो, तब तक हम काम करते रहते हैं और बाद में भी करते हैं। तो वी नो दैट एवरी इलेक्शन इज अ सेपरेट इलेक्शन, न्यू इलेक्शन, ठीक है, एंड वी ट्रीट लाइक दैट।
तो इसलिए हम हमारी हमेशा सीरियसली इलेक्शन देते हैं और यही हम हर चुनाव में करते हैं। चलिए, इस वक्त 2024 की क्योंकि तैयारियां शुरू हो गई हैं तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 19 और 14 से ये अलग कैसे होता है। विपक्षी दलों के सामने आने से बीजेपी के लिए क्या क्या चुनौती खड़ी होती है एनडीए के लिए। प्रकाश जावड़ेकर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यस, थैंक यू। छोटा सा एक ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। एक बार फिर से सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस सबसे कुछ देर पहले आपने सुना प्रकाश जावड़ेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि किस तरीके से कुछ भी हो जाए, ये जो विपक्षी दल हैं, कितने भी दल इकट्ठे हो जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में हराना नामुमकिन है। इस पर जवाब समझने के लिए आपको सीधे लिए चलता हूं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के पास। खुद इस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग में इंडिया का गठन हुआ। राघव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल आप उस मीटिंग से वापस आए हैं। प्रकाश जावड़ेकर साहब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अभी हमारे साथ थे, उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा कुनबा है जिसकी ना नीति है, ना नियत है और ना नेता है। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा कुनबा है जिसमें मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षा, ये तीन शब्द जो म अक्षर से शुरू होते हैं, उन सबको दरकिनार कर मतभेद और महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर कुनबा बना है, और जिसका नाम इंडिया है। इससे बेहतर नाम भी शायद नहीं हो सकता था, जिसमें हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी, हर प्रांत, हर भाषा, हर संस्कृति से आने वाले लोगों का एक संगम होता है। और इस इंडिया की छतरी के भीतर मुझे लगता है 135 करोड़ आबादी इस देश की आ जाती है, समा जाती है। यही देखकर बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है और उनके नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहा करती थी एक अकेला सब पर भारी, मूल नाम ऑल। आज उस एक अकेला सब पर भारी और उस भारतीय जनता पार्टी को 38 राजनीतिक दलों की मदद पड़ गई, जिसमें से 24 ऐसे जिनके पास एक भी सांसद नहीं, मात्र 3 ऐसे जिनके पास 5 से ज्यादा सांसद हैं। आज वो बीजेपी जो हल्की सी आवाज उठाने पर भी अपने बड़े से बड़े घटक दल को लात मारकर एनडीए से बाहर निकालती थी, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो या चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी हो या फिर शिवसेना से लेकर जेडीयू हो। आज उस कमजोर, हटी हुई, घबराई हुई बीजेपी को ऐसे राजनीतिक दलों का साथ लेना पड़ रहा है जिनका ना एक विधायक है, ना एक सांसद है, जिनके पल्ले 4 वोट हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो ये कमजोरी का एक एहसास, बीजेपी ने अपनी कमजोरी का एहसास दे, पर वो उसको अपनी एक ताकत के तौर पर देख रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि आप 26 हैं तो 38 दल, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हर कोने से। तो वो तो कह रहे हैं कि हर तरह से छोटा बड़ा हर कोई हमारे साथ जुड़ के देश को आगे लेके जाना चाहता है। हमारी बिल्कुल नीति क्लियर है, हमारा नेता क्लियर है। ये 38 दलों का एनडीए गठबंधन जो बना है, ये डर से, खौफ से और धमकियों से बना हुआ गठबंधन है। आज सब ईडी के डर से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के शिकंजे के डर से, उसके फंदे के डर से एक छतरी के नीचे आए हैं ये एनडीए के सारे पार्टनर। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नामक एजेंसी यानी कि ईडी को हटा दीजिए। इन 38 में से 36 राजनीतिक दल एनडीए का दामन छोड़ के चले जाएंगे, और हो सकता है बीजेपी के अपने कुछ मंत्री और सांसद भी छोड़कर चले जाएं। ये तो ईडी का दर्द है, ईडी का खौफ है जो इन सबके साथ खड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं खौफ और डर से साथ में आए हैं, पर आप लोग भी जिस तरीके के डर है, बीजेपी कहती है, और ये बात दिखती है कि जो दल जिनकी विचारधारा में कोई समानता नहीं, जो आपस में एक दूसरे को पानी पी के गाली देते थे, चाहे आप और कांग्रेस हो, आज वो इकट्ठे इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको लगता है कि अस्तित्व की लड़ाई है। 24 में अगर नरेंद्र मोदी वापस आ गए तो शायद आप लोगों को 29 में लड़ने का मौका ना मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री इतने पॉपुलर हैं। तो आप लोग भी इस डर से एग्जिस्टेंस की लड़ाई के लिए साथ में खड़े हुए हैं। कम से कम विपक्षियों को पानी पी कर गाली देने की बात बीजेपी से तो अच्छी नहीं लगती। ये वही बीजेपी है जो करीब करीब 2 महीने पहले इसी अजीत पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बताती थी। इन्हीं एनसीपी के नेताओं को, प्रफुल्ल पटेल से लेकर
उनके तमाम राजनीतिक दल से जो छोड़कर नेताएं आए हैं उनको भ्रष्टाचारी और न जाने क्या क्या कहती थी। और क्योंकि सत्ता चाहिए थी तो महीने पहले उन्हें बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डालकर साफ कर कर अपने साथ अपने परिवार में शामिल कर लिया। बीजेपी क्या हमें समझाएगी, क्या शिष्टाचार पर और किस प्रकार से लोगों को साथ लिया जाता है उस पे विपक्ष के लोगों को या इंडिया के लोगों को समझा सकती है। लेकिन मैं सकारात्मक बात करता हूं और एक बड़ी बात आपके सामने रखता हूं। हमारा जो एक मोर्चा तैयार हुआ है, गठबंधन बना है जिसको हम इंडिया कहते हैं, ये एक परिवार की तरह है जी। परिवार के अंदर दो भाइयों के बीच में लकीरें खिंच जाती हैं, दो भाई बहन या बहन बहन या पति पत्नी में खटपट होती है, दो बर्तन जहां होंगे वहां थोड़ी आवाज तो होगी, बर्तन तो आपस में टकराएंगे, लेकिन अंत में सब परिवार का हिस्सा है। जब परिवार पे आंच आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं और जो बाहरी ताकत है उससे लड़ाई लड़ते हैं। इस परिवार का नाम है टीम इंडिया। टीम इंडिया पर आंच आई है। टीम इंडिया को आज खतरा है महंगाई से, बेरोजगारी से, अन्य प्रकार के रोगों से। आज भारत देश को और टीम इंडिया को देश को बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए सब मतभेद मनभेद भूलकर, महत्वाकांक्षाएं भूलकर एक छतरी के नीचे आए। आपने महत्वाकांक्षाओं की बात करी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, दो हिस्सों में, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। सबसे पहला, करप्शन की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी कहती है आपके खुद के नेता जो हैं वो इस समय ईडी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो चार्जशीट है उसके बाद जेल में है। मनीष सिसोदिया अब तक बाहर नहीं आए हैं। अरविंद केजरीवाल कल जिन लालू प्रसाद यादव को, कांग्रेस के जिन नेताओं को जेल भेजने की बात करते थे, आज उनके साथ बैठे हुए हैं। और फिर सवाल ये दूसरा ये है, मोदी बनाम कौन? अगर नेता नहीं पता होगा तो लोगों को कैसे समझ में आएगा कि कौन लीड करेगा इस टीम इंडिया को? तीन चीजें, मोदी बनाम कौन कहने वाले लोगों को आज जवाब मिल गया। अब ये मोदी बनाम कौन नहीं है, अब ये एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है। और जब जब इंडिया की लड़ाई किसी से हुई है, किसी भी ताकत से हुई है, हर बार इंडिया जीता है। चाहे वो दुश्मन देश से जंग के मैदान की लड़ाई हो या फिर टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट मैच हो, हर बार इंडिया जीता है और इंडिया ही जीतेगा। दूसरी चीज, आपने कहा हमारे कुछ नेता जेल में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हमें दे दीजिए, आधी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जेल में होगी। और जेल में किसी अपराध के लिए नहीं है, जांच की आड़ में हमारे नेताओं को कानून का दुरुपयोग कर कर महीनों महीनों जेल में रखा जा रहा है। एक किसी भी केस में अभियुक्त बना दो, जांच की आड़ में जेल में उन्हें बंद कर दो। ये कोई सजा नहीं हुई है उनको, जांच की आड़ में जेल में बंद करने का काम बीजेपी ने किया। एजेंसी हमें दे तो हम भी कर देंगे। और तीसरी बड़ी बात, साथ कैसे आए? अंकित जी, मैं जैसा कि आपको बता रहा था, 70 के दशक में भी एक इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार को हराने के लिए जी तमाम लोग साथ आए थे। उस समय की जनता की मांग थी कि इस सरकार को हटाना है, महंगाई बेरोजगारी से छुटकारा दिलाना है। उस समय की राइट विंग पार्टी जनसंघी साथ आए वामपंथियों के, वामपंथी साथ आए सोशलिस्ट के, तो जनसंघ, जनता पार्टी सब एक साथ आए, एक छतरी के नीचे चुनाव लड़े और उस समय की एक बहुत ही मजबूत सरकार को उन्होंने चुनाव हराया। आज कुछ 77 के चुनाव जैसी झलकियां मुझे 2024 के चुनाव में नजर आती हैं, जो सब अपने मनभेद मतभेद भुलाकर एक छतरी के नीचे आए हैं, क्योंकि देश की यह मांग है कि बेरोजगारी से, महंगाई से और इस निकम्मी सरकार से छुटकारा दिलाना। चलिए राघव चड्ढा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या 70 के दशक की जो आपने मुझे ऐतिहासिक घटना बताई वो अब 2024 में दोहराई जाएगी या नहीं, ये देश की जनता पे छोड़ देते हैं। आने वाला जो कम से कम जो लकीर खिंच गई है टीम इंडिया और टीम एनडीए के बीच में, उसने 2024 को इंटरेस्टिंग जरूर बना दिया। राघव चड्ढा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार से विधानसभा ऑफिस में मुलाकात की। उद्धव ठाकरे और अजीत पवार की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में एनसीपी हफ्ते भर पहले ही दो भागों में बटी है। अजीत पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। महाविकास आघाड़ी सरकार में भी अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय था। मौजूदा एकनाथ शिंदे की सरकार में भी अजीत पवार वित्त मंत्रालय के मंत्री हैं।
जोधपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर उनके शव को जलाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्यारों ने परिवार के 6 महीने के मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। आज सुबह चारों के शव जो है वो घर के आंगन में जली हुई हालत में मिले। मामला जोधपुर के चौराई गांव का है। पुलिस ने बताया कि परिवार के लोग घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान धारदार हथियार से उनका गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद सभी को घसीटते हुए घर के आंगन में ले जाया गया, जहां उनके शवों को आग लगा दी गई। पुलिस की जांच में फॉरेंसिक टीम की जो मदद भी ली जा रही है। इस सामूहिक हत्याकांड की वजह से अभी जो वजह है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस को शक है कि ये आपसी रंजिश का मामला है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। बंद रहिए।